आज हमने डिस्कशन करनी है ईसीजी की। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एंड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए आपको 3 टॉपिक्स पता होनी चाहिए। एक तो हार्ट का स्ट्रक्चर, सेकंड कार्डियक साइकिल एंड थर्ड एक्शन पोटेंशियल। हार्ट का स्ट्रक्चर का लेक्चर हो चुका है, कार्डियक साइकिल का भी लेक्चर हो चुका है। अभी आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक्स ऐड कर दूंगी, पहले उसको देखें देन उसके बाद ये लेक्चर देखें, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? वो इम्पल्स है या आप कह सकते हो वो इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रेवल करती है बॉडी से ब्रेन की तरफ या फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ। तो इट मीन्स कि अगर ब्रेन ने बॉडी को कोई ऑर्डर देना है तो उस इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल है। या फिर हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से, लाइक आईज में से लाइट की इंफॉर्मेशन, ईयर्स में से साउंड की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम क्या कहते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रही है एक्शन पोटेंशियल का, जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं। और बॉडी के हर एक सेल में, चाहे वो हार्ट के सेल्स हैं या बॉडी का कोई भी और सेल है, उसमें एक्शन पोटेंशियल की जो फेजेस हैं वो सेम रहती हैं। तो इसलिए मैं एक जनरल आपको सेल में बताऊंगी कैसे होता है, वही आपके हार्ट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। सपोज करें ये आपके बॉडी का कोई भी सेल है और ये सेल अभी रेस्टिंग स्टेट में है, तो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन हाईलाइट की हुई है और मेम्ब्रेन के अंदर ये 3 इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है इसे आप कहते हो ये है सोडियम पोटाशियम पंप। ब्लू में जो हमने ये प्रोटीन लिखी है ये शो कर रही है सोडियम चैनल। एंड ग्रीन में जो ड्रॉ की गई है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये शो कर रही है पोटाशियम चैनल को। सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये सोडियम एंड पोटाशियम की करवाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स कि जहाँ पे सोडियम या पोटाशियम का नंबर कम होता है ये वहाँ से इसको पिक करेंगे और मूव करवाएंगे जहाँ पे इसका नंबर क्या होगा? हाई होगा, ज़्यादा होगा। तो लो से हाई की तरफ मूव करवाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम पंप, सोडियम एंड पोटाशियम आइंस को। अगर सोडियम चैनल है तो सोडियम चैनल हम कहते हैं ये करवाएगा किसकी? सोडियम की मूवमेंट। और जहाँ पे सोडियम का नंबर क्या होगा? हाई होगा, वहां से जहाँ पे इसका नंबर क्या होगा? लो होगा। इसी तरह से ये जो पोटाशियम चैनल है ये करवाएगा पोटाशियम की मूवमेंट। जहाँ पे पोटाशियम का नंबर क्या है? हाई, वहां से जहाँ पे इसका नंबर क्या होगा? लो। जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही होती है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन या ब्रेन से बॉडी, तो उस टाइम पे रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम चैनल एंड पोटाशियम चैनल्स क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। और ये इस तरह से इनकी ओपनिंग्स हम शो करवा देते हैं कि क्या है? क्लोज है। और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सेल की कौन सी कंडीशन? सेल जब रेस्ट कर रहा है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं कर रहा। और पोटेशियम चैनल भी क्या है? इस टाइम पे क्लोज। ओनली काम कर रहा होता है सोडियम पोटाशियम पंप। और ये क्या कर रहा होता है? ये इनर साइड से पिक करता है 3 सोडियम को और उसको आउटर साइड पे पंप करवाएगा। आउटर साइड से 2 पोटेशियम को पिक करता है और उसको इनर साइड पे ले आता है। और पंप बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो लो से हाई की तरफ मूव करवाएगा। अगर सोडियम इनर साइड से आउटर साइड पे जा रहा है तो सोडियम इनर साइड पे लो है, आउटर साइड पे ज्यादा है। पोटाशियम अगर आउटर से इनर साइड पे आ रहा है तो पोटाशियम की अमाउंट बाहर क्या है? कम है, और इनर साइड पे क्या है? ज्यादा होगी। एंड सोडियम जो होता है ये आउटर साइड पे ज्यादा होता है, 10 टाइम ज्यादा होता है आउटर साइड पे एज कंपेयर टू इनर साइड ऑफ सेल। एंड पोटाशियम की अमाउंट अगर हम आउटर साइड से कंपेयर करें तो इनर साइड पे 20 टाइम ज्यादा होती है। तो आउटर साइड पे 3 पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, इनर साइड पे 2 पोटाशियम आइंस, मींस के 2 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज भी है, आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कम होता है। एंड इनर साइड पे इस पोटाशियम के अलावा मल्टीपल और प्रोटीन्स और एसिड्स होते हैं जिनके पास चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो सेल की इनर साइड पे जब सेल क्या कर रहा होगा? रेस्ट कर रहा होगा, कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज किसका होगा? पोटाशियम का तो नहीं है, उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्जेस हैं किसकी वजह से? मल्टीपल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड एसिड्स। तो ऐसे प्रोटीन्स और एसिड्स जिनके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव होता है, उसकी अमाउंट सेल की इनर साइड पे क्या होती है?
ज़्यादा होती है। आउटर साइड पे भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, लेकिन वहाँ पे कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है, वहाँ पे डोमिनेट कर रहा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स के दो तरह के चार्जेस हमने हाईलाइट कर दिए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आउटर साइड पे भी दोनों चार्जेस हैं, लेकिन डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। इनर साइड पे भी दोनों चार्जेस हैं, लेकिन डोमिनेट कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेस। जब भी सेल रेस्ट कर रहा होता है, तो क्योंकि मल्टीपल चार्जेस हम बाहर भी लेके जा रहे हैं, सेल के इनर साइड पे भी लेके आ रहे हैं, तो जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो वहाँ पे करंट क्रिएट होता है, जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस के मूव करने की वजह से जो करंट क्रिएट होता है वो होता है कितना, -70 मिली वोल्ट का। और सेल की इस रेस्टिंग कंडीशन को, जिसमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं कि ये सेल की कौन सी फॉर्म है, पोलराइज्ड स्टेट, या फिर इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल का मीनिंग होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जितना काम हो रहा है जब सेल ने रेस्ट करना है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे, या फिर सेल की पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और ये कितने वोल्टेज होते हैं, -70 मिली वोल्ट। एंड किसकी वजह से पॉसिबल है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, जो कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को मूव कराएगा। अब सपोज करें कि ये सेल ने क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है। वो इंफॉर्मेशन अगर आइस के सेल हैं तो लाइट हो सकती है, अगर वो ईयर्स के सेल हैं तो साउंड हो सकती है, नोज के सेल हैं तो स्मेल हो सकती है, टंग के हैं तो टेस्ट हो सकता है, या स्किन के केस में टेम्परेचर, टच, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी के जिस भी पार्ट ने रिसीव की है वो वहाँ से पिक करके ब्रेन को कन्वे करनी होती है। एंड ब्रेन ने जो भी ऑर्डर्स तैयार करने हैं बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी उसने बॉडी को कन्वे करना होता है। तो ये कोई भी सेल हो सकता है जिसको हम देखने लगे हैं, वो बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन, या ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आ रहा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहती है, अगर वो इस वोल्टेज को -70 से -55 तक वोल्टेज इंक्रीज करवा देगा, तो इट मीन्स के वो कौन सा स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मीन्स कि ये इतना इनफ है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर सकते हैं ब्रेन की तरफ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस इतना वोल्टेज इंक्रीज नहीं करवा सकेगी -70 से, तो उसकी इंफॉर्मेशन वहीं पे इग्नोर कर दी जाती है और बॉडी में आगे वो ट्रेवल नहीं करती है ब्रेन की तरफ। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो मिनिमम स्टिमुलस है या मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कि सेल के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, और उससे कम होगी तो वो सेल की रेस्टिंग कंडीशन को एक्टिव फॉर्म में नहीं ला सकता है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कोई भी सेल रिसीव करता है, तो इतने स्टिमुलस पे ओपन हो जाता है सोडियम गेट। सोडियम गेट क्या काम करता है, उसकी वर्किंग देखते हैं। सो ये है सेकंड स्टेट सेल की, जब इस सेल ने कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है और उसको आगे ट्रेवल करना है। और वो जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो सेल का वोल्टेज हमने बोला कहाँ तक इंक्रीज करवा सकती होगी, -55 मिली वोल्ट तक इंक्रीज करवा सकती होगी। तो इस वोल्टेज पे आके ओपन हुआ है सोडियम चैनल। सोडियम चैनल करवाता है सोडियम की हाई से लो की तरफ मूवमेंट, क्योंकि सोडियम का नंबर कहाँ पे ज़्यादा है, आउटर साइड पे ज़्यादा होता है। जैसे ही ये वाला चैनल ओपन होता है, तो सारे के सारे सोडियम आयंस जो होते हैं वो इनर साइड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं। और हमने बोला कि आउटर साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर रहा था, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। अगर सारे का सारा सोडियम आउटर साइड से इनर साइड पे आ जाएगा, तो बाहर डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा कौन से वाला चार्ज, नेगेटिव। और सेल की इनर साइड पे बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सोडियम चैनल का ओपन होना और सारे सोडियम का आउटर साइड से इनर साइड पे आ जाना और इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट करवा देना, ये सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करवा देता है। -55 से -40 जाएगा, फिर -30, -20 से होता हुआ 0 से फिर प्लस की वैल्यूज में आ जाएगा। और प्लस की वैल्यूज में ये जाता है +45, +50 तक ये वैल्यू क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। और अगेन ये कितने वोल्टेज है, मिली वोल्ट। और सेल की ये स्टेट जिसमें सेल कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर चुका है, वो लाइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टेम्परेचर है, जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी के जिस भी पार्ट ने रिसीव की है वो इसी फॉर्म में रिसीव की जाती है। तो जब ये रिसीव कर लेगा, तो इस वाली कंडीशन को हम सेल के कहते हैं, ये है सेल की डीपोलराइज्ड स्टेट। हमने बोला एक पोल पे यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, एक पे था नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने इसको कह दिया पोलराइज स्टेट या पोलराइजेशन भी इसको कहते हैं। वो वाले चार्जेस अब क्या हो गए, रिवर्स हो गए हैं। आउटर साइड पे हो गया नेगेटिव, इनर साइड पे पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं ये कौन सी हो गई है, डीपोलराइज स्टेट। चार्जेस आउटर साइड पे क्या है, इनर साइड पे क्या है, यहाँ पे कौन से वाली प्रोटीन हेल्प कर रही थी, उसका नेम
यहाँ पे कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही है उसका नेम, और वो हाई से लो करवाती है, ये लो से हाई, ये याद रखिएगा। एंड वोल्टेज कितना है ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे जब ये रेस्ट कर रहा है बिल्कुल तो -70 है। फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन ने यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करवाई -55 तक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती हैं उतनी बड़ी होती हैं, आपको पता है। तो अगर ये यहाँ तक इंक्रीज करवा सका तो आपको पता है यहाँ पे ओपन हो गया कौन, सोडियम चैनल। हमने उसको ओपन किया है, बाकी दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। और वोल्टेज कहाँ तक इंक्रीज हुआ, हमने इसको क्या बोला, ये सब याद रखिएगा। सपोज करें कि ये है वो सेल जहाँ पे ये सब चेंजेस हमने किए। जैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई और जो रेस्टिंग कंडीशन है वो एक्टिव फॉर्म में आ गई, तो यहाँ की इंफॉर्मेशन चाहे वो जो भी इंफॉर्मेशन थी जाएगी सेकंड सेल के पास, फिर यहाँ से थर्ड के पास, बिकॉज आपकी बॉडी के दरमियान और ब्रेन के दरमियान कोई एक सेल तो नहीं होता, मिलियंस की फॉर्म में सेल होते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो जा चुकी है सेकंड सेल के पास। अब आपने जो प्रीवियस सेल है उसको दोबारा से अपनी पहली वाली फॉर्म में वापस लेके आना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं लेके आएंगे तो वो सेल अपना काम दोबारा से नहीं करेगा और दोबारा कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ नहीं पहुंचाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच चुकी है, इसको वापस लाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसकी बात करते हैं। तो सेल जो है पुरानी हालत में वापस रिकवर होने के लिए इस वोल्टेज पे आके ओपन होता है पोटाशियम चैनल। तो ये थी रेस्टिंग स्टेट, वहाँ से एक्टिव फॉर्म में आया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिकवर करने लगे हैं सो दैट दोबारा से ये काम कर सके। और +45 वोल्टेज पे आके हमने बोला कि कौन ओपन हुआ है, पोटाशियम चैनल, और जितने भी इनर साइड पे मौजूद होते हैं पोटाशियम उसको आउटर साइड पे भिजवाना शुरू कर देता है। पोटाशियम जो है चैनल इसने करवानी है हाई से लो मूवमेंट। तो इनर साइड पे पोटाशियम क्या था, ज़्यादा, आउटर साइड पे क्या है, कम है। इन तीनों में से ये जो प्रोटीन होती है ये यूज़ करती है एनर्जी का, और एनर्जी यूज़ करके इनको मूव कराती है। वाइल ये दोनों जो हैं ये स्पॉन्टेनियसली अलाउ करते हैं सोडियम एंड पोटाशियम को जब भी ओपन होते हैं, और ये किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब पोटाशियम चैनल ओपन होगा तो सबके सब पोटाशियम बाहर जाना शुरू कर देंगे, और बाहर जो है अगेन डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इनर साइड पे डोमिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर सेम वही कंडीशन अचीव हो चुकी है जो कि यहाँ पे थी। तो इसे हम कहते हैं कि पोलर फॉर्म अचीव हो चुकी है। तो ये क्या होगा, रीपोलराइज्ड स्टेट। और ये जो रीपोलराइज्ड स्टेट है ये कितना वोल्टेज करवा देती है, ये अगेन -70 तक ले आती है, क्योंकि पहले वाली कंडीशन जो कि ये थी उतना ही अचीव हो गया। लेकिन पोटाशियम आइंस जो होते हैं रेस्टिंग कंडीशन से ज़्यादा वोल्टेज जो है डिक्रीज करवा देते हैं। तो पोटाशियम आइंस जो हैं वो पैसिवली मूव कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहे हैं, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी मूव कर रहे हैं। तो -70 से भी वोल्टेज कहाँ चला जाता है, -90 मिली वोल्ट तक। लेकिन एक्चुअल हमारा जो वोल्टेज होता है वो होता है -70। तो इस वोल्टेज पे भी आपका न्यूरॉन काम नहीं करता है। तो अब आपने क्या करना है, -90 मिली वोल्ट पे ओपन होता है जाके सोडियम पोटाशियम पंप, और ये दोनों चैनल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर ये पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर लेके जाएगा, 2 पोटाशियम को अंदर लेके आएगा, और ये वाली कंसंट्रेशन जो है उसको अचीव कराएगा सो डैट सोडियम आउटर साइड पे 10 टाइम ज़्यादा हो जाए और पोटाशियम इनर साइड पे 20 टाइम ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये वाली कंडीशन अचीव हो गई तो उसे हम अगेन कहना शुरू कर देते हैं ये पोलराइज स्टेट है। तो हमने ये सारे वो इवेंट्स देखे कि सेल पहले रेस्ट कर रहा था, फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव की, जब इन्फॉर्मेशन अगले सेल में चली गई तो दोबारा से हमने इस सेल को अपनी पुरानी हालत में लाने के लिए कौन कौन सी फेजेस से गुजरे हैं। रेस्टिंग कंडीशन थी पोलराइज स्टेट, जब इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली तो डीपोलराइज हो गया। रिकवरी स्टेज में पहले आता है रीपोलराइज, और फिर जब ये वाली कंसंट्रेशन अचीव होती है तो हम रीपोलराइज को कहना शुरू करते हैं पोलराइज फॉर्म। और रीपोलराइज में जब वोल्टेज रिक्वायर्ड अमाउंट से भी कम हो गया तो उसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट है। जो भी चेंजेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहे थे, अगर हम उसको एक ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे वोल्टेज मिली वोल्ट में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम। तो -70 मिली वोल्ट पे हमने बोला कि सेल क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस आया, अगर वो वोल्टेज इंक्रीज करवा सकेगा कहाँ तक, -55 तक, तो तब रेस्टिंग कंडीशन जो होती है आरएमपी की फॉर्म जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में आती है। तो -55 पे यहाँ पे ओपन हुआ था सोडियम चैनल, और उससे सारे सोडियम को इनर साइड पे ले आया और इनर साइड पे डोमिनेट करना शुरू हो गया था पॉजिटिव चार्ज। और ये हमने बोला +45 +50 तक वोल्टेज जो है इंक्रीज हुआ है। और इस वोल्टेज पे ओपन हुआ पोटाशियम चैनल, जब उसने ओपन करवाया
सारे के सारे पोटाशियम आइंस बाहर चले गए, अगेन बाहर डोमिनेट करना शुरू हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है रिक्वायर्ड अमाउंट से भी कम हो गया, कितना हो गया था -90 मिलीवोल्ट तक। और इस कंडीशन को -70 से -90 तक हमने क्या बोला था, हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे ओपन होता है सोडियम पोटाशियम पंप, फिर वो सोडियम को आउटर साइड पे 10 टाइम ज़्यादा और पोटाशियम को क्या करता है इनर साइड पे 20 टाइम ज़्यादा, और ये वाली कंडीशन जो होती है पोलराइजेशन की वो अगेन क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है। तो ये था पोलराइजेशन, ये था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, डीपोलराइजेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक रीपोलराइजेशन। ये वाला है हाइपर पोलराइजेशन, और ये था आपका रिकवरी पीरियड जिसमें आरएमपी दोबारा अचीव हुआ और सेल रेडी है एक नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आउटर साइड पे डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, इनर साइड पे नेगेटिव। यहाँ पे आउटर साइड पे नेगेटिव, इनर साइड पे पॉजिटिव। यहाँ पे बी है आउटर साइड पे पॉजिटिव और इनर साइड पे नेगेटिव, लेकिन यह है पोटाशियम की वजह से। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सोडियम को बाहर लेके जाना है और सोडियम का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करवाना है। तो ये सब याद रखिएगा, और इनमें कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, वहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप हेल्प कर रहा है, या सोडियम चैनल है, या पोटाशियम चैनल है, ये सब याद रखना है आपने, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ईसीजी में हेल्प करेंगी। तो ये था, मैं अगेन बता देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोलराइजेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यहाँ से लेकर यहाँ तक है डीपोलराइजेशन, और ये वाला है रीपोलराइजेशन जो कि है पोटाशियम चैनल की वजह से, और ये वाला है हाइपर पोलराइजेशन, और ये अगेन होगा आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा पोलराइजेशन, और ये हो जाएगा आउटर साइड पे सोडियम एंड इनर साइड पे पोटाशियम की वजह से। तो ये सब बेसिक्स ओनली मैंने बताई आपको ईसीजी के कॉन्सेप्ट्स के लिए। अगर आपको ये ना पता होता तो ईसीजी क्लियर ना होता। और अभी ईसीजी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको रिवाइज कर लें, कार्डियक साइकिल को और हार्ट के स्ट्रक्चर को। वोल्टेज के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ईसीजी का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले। तो ये सेल हमारा सपोज करें रेस्टिंग कंडीशन में है, इसमें नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट करें और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस। मैं ओनली सेल के इनर साइड अब हाईलाइट करूंगी। तो रेस्टिंग कंडीशन में है तो कौन सी फॉर्म है आपको पता है, ये है पोलराइज स्टेट। और मैंने वोल्टेज मेजर करना है कि सेल के अंदर कितना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक डिवाइस गल्वानोमीटर, उसमें ये मौजूद है नीडल, जिसके इस साइड पे हैं पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड पे हैं नेगेटिव वैल्यूज। एंड इसके दो वायर्स होते हैं गल्वानोमीटर के, एक मैंने अटैच करवा दिया जो कि है नेगेटिव चार्ज वाला, एक साइड पे मैंने अटैच करवा दिया, एंड दूसरी वायर जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने सेकंड साइड पे इस तरह से अटैच करवा दिया। अगर ओवरऑल सेल के अंदर पोलराइज स्टेट में नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में रिप्लेस नहीं हो रहा और पॉजिटिव नेगेटिव में रिप्लेस नहीं हो रहा, तो मूवमेंट नहीं हो रही चार्जेस की और सेल क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ गल्वानोमीटर कितना वोल्टेज शो करेगा, वो शो करेगा 0। तो ये नीडल जो है ना तो राइट साइड पे बेंड होगी और ना ही नेगेटिव वाली साइड पे। अब सपोज करें कि ये सेल यहाँ से क्या शुरू हो गया, भाई डीपोलराइज होना शुरू हो गया, मीन्स कि इससे इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली। तो ये हम ड्रॉ करते हैं सेल जो कि डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ है, मीन्स कि उससे इंफॉर्मेशन जो है इस वाले टर्मिनल से रिसीव की है। तो अगर इंफॉर्मेशन रिसीव की है तो इट मीन्स कि पोलराइज्ड फॉर्म किस में आना स्टार्ट हो गई है, डीपोलराइज्ड फॉर्म में। और अभी ये कंप्लीट डीपोलराइज नहीं हुआ है, ओनली इस वाले टर्मिनल से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइंस जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे नेगेटिव साइंस अभी भी मौजूद होंगे। अब क्या होने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल करने वाली है पॉजिटिव साइड पे। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव करने वाले हैं पॉजिटिव साइड पे और रिप्लेस करने वाले हैं नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो नीडल जो है वो बेंड होगी पॉजिटिव साइड पे। तो ये कंप्लीट डीपोलराइज नहीं था, यहाँ पे डीपोलराइजेशन अभी क्या हुई है, स्टार्ट हुई थी। जब सेल कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा, इनर साइड पे आपको पता है डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर को हम हाईलाइट नहीं करें, वहाँ पे नेगेटिव ऑब्वियसली होगा, लेकिन बिकॉज इनर साइड पे कंप्लीट पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो गल्वानोमीटर कोई भी वोल्टेज जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। एक लास्ट केस देखते हैं कि अगर हम अब इसको रिकवरी स्टेज के थ्रू वापस पोलराइज फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो जो हमने डीपोलराइज करवाया है सेल, उसका जो लास्ट टर्मिनल होता है वो सबसे पहले रिकवरी स्टेज जो है वो स्टार्ट करता है। इट मीन्स कि सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे
रिप्लेस होने शुरू होंगे। तो यहाँ पे बाकी अभी सब क्या है, पॉजिटिव ही हैं, लेकिन इस साइड पे क्या शुरू हो गया है, रिकवरी स्टेज, और वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आने शुरू हो गए हैं। तो इट मीन्स कि अब नेगेटिव चार्जेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं, रीपोलराइज होना सेल यहाँ से शुरू हुआ है और इस साइड पे कंटिन्यू करेगा। और गल्वानोमीटर का यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर दें तो उसकी नीडल जो है अब नेगेटिव मूव करे नेगेटिव की तरफ, तो सेम मूव करे सेम की तरफ। यहाँ पे भी जो आपकी नीडल है वो बेंड होगी किस साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। ये अगर फर्स्ट फिगर में जो आपकी डीपोलराइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट ना हो बल्कि इस टर्मिनल से स्टार्ट हो, तो वो यहाँ से फिर पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे और नेगेटिव को रिप्लेस करवाते हुए पॉजिटिव इस साइड पे आएंगे। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तब आपकी जो नीडल है वो बेंड होगी नेगेटिव की तरफ। जितनी भी हार्ट की एक्टिविटीज होंगी या हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है उसमें वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं उसकी नेचर इलेक्ट्रिकल होती है। तो अब जो हार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन रन करेगी और हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगी उसे भी हम इलेक्ट्रिक नेचर का ही बोलेंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है ईसीजी में वो होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए कार्डियक साइकिल में आपने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, एसए नोड से। अगर मैंने यहाँ पे एट्रियल पोलराइजेशन लिखा होता तो एट्रियल डायस्टोल हो रहा होता, इट मीन्स के एट्रियम्स रिलैक्स कर रहे होते। अब मैंने लिखा हुआ है एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो इट मीन्स के एट्रियल सिस्टोल हो रहा है और एट्रियम्स ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को पंप करना है वेंट्रिकल्स के अंदर। और अभी आपने स्टार्टिंग पे देखा है अगर डीपोलराइजेशन की फॉर्म है तो सेल की इनर साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आउटर साइड पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होगा किसकी वजह से, सोडियम चैनल्स की वजह से। तो ये वही हार्ट का स्केच जो आपने पढ़ा हुआ है, ये दोनों एट्रियम है, वेंट्रिकल्स हैं, और ये मैंने एसए नोड को हाईलाइट कर दिया। जब एसए नोड की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड होती है, एक तो डाउनवर्ड आएगी इस साइड पे आएगी तो, और दूसरा वो जाएगी लेफ्ट साइड पे क्योंकि एसए नोड खुद मौजूद होता है राइट साइड पे। तो अगर मैं ये हार्ट की एट्रियम की वॉल के अंदर ये सेल्स हाईलाइट कर दूं, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से कंप्लीट मैं ये सेपरेट करा रही हूँ। आपको पता है जब इंफॉर्मेशन पिक कर ली जाती है तो इनर साइड पे सेल के हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और आउटर साइड पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इंफॉर्मेशन यहाँ से होती हुई एक तो डाउनवर्ड आ रही है और दूसरी कहाँ जा रही है, राइट साइड पे। तो इट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है अगर हम उसको डायरेक्शन को हाईलाइट कर दें तो कुछ इस तरह की उसकी बनती है। और ये हार्ट सपोज करो आपके ट्रंक में प्लेस किया गया है, ये आपका ट्रंक जिसके ऊपर ये आपका नेक और आपका हेड और ये बाजू आपके दो और टांगे होंगी। तो हमने ट्रंक की राइट साइड पे लगाया होता है कैथोड जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सी वायर लगाई होती है हमने, लेफ्ट साइड पे एनोड जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम राइट, या आप कह सकते हो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। सेकेंड इलेक्ट्रिकल इवेंट जो कि हार्ट के अंदर होगा वो है डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड। एवी नोड डीपोलराइजेशन। कार्डियक साइकिल में ये डिटेल हमने पढ़ी थी कि जब एसए नोड इन्फॉर्मेशन फायर करती है तो पूरे एट्रियम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है और इन्फॉर्मेशन को आगे जाने से रोकने के लिए यहाँ पे ये एनुलस फिब्रोसिस का एक बैंड होता है और एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे था एवी नोड। मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ग्रीन कलर में एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे क्या हाईलाइट कर दिया, एवी नोड। और ये है एनुलस फिब्रोसिस जो कि इन्फॉर्मेशन को नीचे ट्रैवल नहीं करने देता है और जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे ऐसे नोड की वो यहाँ से रिसीव करता है कौन, एवी नोड। तो ओनली आप कह सकते हो कि एक गेट जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है ऐसे नोड की, वो ओनली ये वाला है क्योंकि यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ऐसे नोड की जो डीपोलराइजेशन है मीन्स के जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से आ रही थी उसको रिसीव करना। ऐसे नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन है अगर उसके हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है ऊपर से तो इसके जो सेल्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन के होते हैं राइट एंगल पे, और राइट एंगल पे होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं और जब वो पोटेंशियल इनके थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्रॉस करते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए एवी नोड में जो वोल्टेज है इतना लो वोल्टेज है, या माइनर वोल्टेज जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अभी इसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। थर्ड इलेक्ट्रिकल इवेंट है
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होंगे मीन्स के काम करेंगे, सिस्टोलिक कंडीशन में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो एकदम से सारे के सारे वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 3 स्टेप्स में। जो पहला स्टेप होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। थर्ड जो कि फेज हमने इस इवेंट के अंदर देखनी है जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होने वाले हैं, वो होगा वेंट्रिकुलर एपेक्स डीपोलराइजेशन। थर्ड एंड लास्ट जो फेज आएगी इस इवेंट के अंदर वो होगा वेंट्रिकुलर बेस डीपोलराइजेशन। ऐसे नोड जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे था एवी नोड। अब एवी नोड से इंफॉर्मेशन पिक कर लिया किसने? बंडल ऑफ फिज ने, जो कि है राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ फिज, और वहां से पिक की है परकिंजी फाइबर्स ने, जो कि इस तरह से ब्रांच एक स्ट्रक्चर है और कंप्लीट वेंट्रिकल्स को रैप कर रहा होता है। तो ये है ऐसे नोड जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, वहां से पिक की एवी नोड ने, वहां से बंडल ऑफ फिज ने, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ फिज एंड परकिंजी फाइबर्स, जो कि कंप्लीट वेंट्रिकल्स को रैप कर रहे होते हैं इस तरह से। और आपको ये चीज़ क्लियर है कि हार्ट की ये साइड बेस होती है, इसको हम एपेक्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स का ये एपेक्स हो जाएगा और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? वेंट्रिकल्स की बेस हो जाएगी। एवी नोड में हम बात कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही होती है वो इन्फॉर्मेशन बहुत स्लोली क्रॉस करती है, बिकॉज यहाँ पे सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं। वहाँ पे वोल्टेज इतना कम होता है कि उसको हमारे लिए डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन एवी नोड से जाती है बंडल ऑफ हिज में, तो बंडल ऑफ हिज के सेल होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सेल भी इसी एंगल पे अरेंज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक तो सेल बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कम से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है बंडल ऑफ हिज में इन्फॉर्मेशन के क्रॉस करने की, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एवी नोट। बट यहाँ पे जहाँ-जहाँ से बंडल ऑफ फ्यूज गुज़र रहा होता है, वहाँ-वहाँ पे फाइबर्स का कवर मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिपोलराइज़ेशन है, अगर मैं ये कंप्लीट आपका सेप्टम हाइलाइट कर दूँ यहाँ से ज़ूम करके, और यहाँ पे ये क्या मौजूद है? सेप्टम के सेल्स मौजूद हैं। तो पहले जो सेल डिपोलराइज़ होता है, वो होता है डाउनवर्ड साइड पे एंड लेफ्ट साइड वाला सेल। ये है सेप्टम का लोअर साइड पे, लेफ्ट साइड पे सेल। सबसे पहले ये क्या होगा? डिपोलराइज होगा, और जो भी इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर हम हाईलाइट कर दें, और आप सबको ये क्लियर है कि जब ये रेस्टिंग स्टेट में था, जब कोई भी यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल नहीं हो रही थी, मीन्स की पोलराइज फॉर्म थी, तो यहाँ पे कौन से चार्जेस थे? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्जेस अगर यहाँ पे पहले मौजूद थे, तो अब इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है और ट्रेवल कर रही है अपर साइड पे, और नेगेटिव चार्जेस को रिप्लेस करिए किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन की ट्रेवल करने की डायरेक्शन है वो है फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के ट्रेवल करने की डायरेक्शन क्या थी? एट्रियल डिपोलराइजेशन में डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, और एवी नोड में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी डिटेक्ट ही नहीं हुई थी। अब यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो चुकी है सेप्टम तक। सेप्टम से आगे ये वाले जो एपेक्स के सेल होते हैं वो इस तरह से अगर अरेंज हैं, तो पहले यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये वाली इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेगा, तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो इट मीन्स कि ये वाले जो एपेक्स है ये पोलराइज फॉर्म से डीपोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुई थी, इस साइड पे ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन के ट्रेवल करने के लिए जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो होगा डाउनवर्ड साइड पे। और आपको पता है यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? आपकी बॉडी के राइट ट्रंक पे कैथोड एंड लेफ्ट पे एनोड। जब ये सारे सेल डीपोलराइज हो जाएंगे, तो इंफॉर्मेशन अब ट्रेवल करेगी हार्ट के, और स्पेशली बात करें हम किसकी? वेंट्रिकल्स की बेस की तरफ। ये मैंने सेल्स हाईलाइट कर दिए। जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। और जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे आएगी, मीन्स कि ये डिपोलराइज होगा, तो नेगेटिव कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव के अंदर। तो जब इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, तो वेक्टर जो होगा मूवमेंट का, इंफॉर्मेशन की मूवमेंट का, वो कहाँ पे होगा? अपर साइड पे।
तो डीपोलराइजेशन में हमने सेल की इनर साइड को हाईलाइट किया, मीन के पॉजिटिव चार्जेस की हम बात कर रहे थे जो कि सेल की इनर साइड पे होते हैं डीपोलराइज फॉर्म में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे अगेन डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड। अब देखते हैं कि हमने ईसीजी का ग्राफ इस पूरी इन्फॉर्मेशन से कैसे ड्रॉ करना है। बट ये याद रखिएगा कि एट्रियम की वॉल के अंदर सेल कम होते हैं क्योंकि वो थिन होती है, पतली होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। तो जहाँ पे सेल्स का नंबर कम होगा इट मीन्स के वहाँ पे चार्जेस कम ट्रेवल कर रहे हैं। जहाँ पे चार्जेस कम ट्रेवल करेंगे वहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पे सेल ज़्यादा होंगे वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत स्पीडीली ट्रेवल करती है वेंट्रिकल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन की पैरेलल पोजीशन पे होते हैं, जो कि एट्रियम के केस में और एवी नोड के केस में पॉसिबल नहीं था। और वहाँ पे यहाँ पे वो स्पीड स्लो थी एंड सेकेंडली यहाँ पे तो हमें फील ही नहीं होती है एवी नोड के अंदर। और वेंट्रिकल्स के इवेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज रिसीव होगा वो कहाँ पे होगा, एपेक्स में, बिकॉज एपेक्स सबसे थिक होता है। जितने सेल होंगे चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा और वोल्टेज भी उतना ही क्रिएट होगा। सपोज करें ये गलवानोमीटर है जो कि हमें क्या करेगा, एक पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करके देगा। एंड अगर मैं कह रही हूँ कि ईसीजी में फर्स्ट जो लाइन है वो इस तरह से 0 की रीडिंग पे है, ये शो करती है हार्ट की रेस्टिंग कंडीशन को, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप इसको लिख सकते हैं हार्ट है अभी किस फॉर्म में, पोलराइज्ड फॉर्म में। और जब इंफॉर्मेशन ऐसे नोड से स्टार्ट होगी, एट्रियल सिस्टोल होगा, मींस कि एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी, तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ, तो नीडल बैंड होगी पॉजिटिव साइड पे। ये अपर साइड पे हैं पॉजिटिव वैल्यूज, लोअर साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। जैसे ही ऐसे नोड अपनी इंफॉर्मेशन फायर करेगी तो नीडल अपर साइड पे बैंड हो रही है और ये ब्लंट वेव शो करती है कि नीडल बहुत स्लोली बैंड हो रही है, बिकॉज वोल्टेज जो है कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स का नंबर क्या होगा, एट्रियम्स के अंदर कम होगा। फर्स्ट हमारे पास वेव आई है, इसे हम कहते हैं ये पी वेव है। और ये पी वेव क्या शो करती है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट जो कि है एट्रियल डीपोलराइजेशन। सेकेंड इलेक्ट्रिकल इवेंट एवी नोड की डीपोलराइजेशन है, जिसे हमने बोला था कि वोल्टेज डिटेक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज वहाँ पे बहुत माइनर वोल्टेज है कि इंफॉर्मेशन बहुत स्लोली ट्रेवल कर रही होती है एवी नोड में। तो फिर ये है सेकेंड इलेक्ट्रिकल इवेंट जो कि है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो न्यूट्रल है, ना बैंड हो रहा है पॉजिटिव की तरफ और ना ही नेगेटिव की तरफ। और ये कौन सा इवेंट है, ये है एवी डीपोलराइजेशन का, जो कि है सेकेंड इलेक्ट्रिकल इवेंट, और ये था फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट। थर्ड इलेक्ट्रिकल इवेंट में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, जिसमें पहले सेप्टम डीपोलराइज होते हैं और फिर होगा एपेक्स डीपोलराइज। और हमने यहाँ पे बात की थी कि जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पे परकिंजी फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन की स्पीड को बहुत फास्ट रखते हैं और बहुत जल्दी वहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। तो सेप्टम जो है वहाँ पे सेल्स का नंबर कम है तो वोल्टेज वहाँ पे कम होगा, लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी। यहाँ पे एपेक्स के अंदर सेल ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी। तो दोनों की वेव्स ड्रॉ करते हैं और उसके लिए आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस अगर अपर साइड पे मूव कर रहे हैं तो एनोड से अवे जा रहे हैं कैथोड की तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। उस कंडीशन में आपको पता है कि नीडल बैंड होती है किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। और ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हमने लगाई हुई हैं। अगर आपकी ये बॉडी है, आपको पता है ये ट्रंक आपका है, तो आप राइट आर्म पे भी हो सकता है ये, और ये आपके लेफ्ट लेग पे हो सकता है, या आप कह सकते हो ट्रंक की राइट साइड पे है नेगेटिव वायर और लेफ्ट साइड पे है पॉजिटिव वायर। तो इसका ग्राफ होगा नेगेटिव साइड पे, इसका ग्राफ होगा पॉजिटिव साइड पे, और ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा और वोल्टेज के साथ साथ दोनों की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका वोल्टेज कम होगा सेप्टम का, जहाँ पे सेल कम है। तो ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम की डीपोलराइजेशन डाउनवर्ड, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव वायर की तरफ, तो इसलिए ये डाउनवर्ड बेंड होगा। और ये जो वेव मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपर साइड पे बहुत प्रोमिनेंट एंड लार्ज, ये है एपेक्स की डीपोलराइजेशन। इनको नेम्स देते हैं। तो ये क्या है, ये है क्यू वेव, और क्यू वेव शो करती है किसको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन को।
एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल इवेंट की ये वाली जो है ये है आर वेव और ये शो करती है वेंट्रिकुलर एपेक्स की डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर बेस की डीपोलराइजेशन में जो वेक्टर है इंफॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है वो अपर साइड पे इनके पॉजिटिव मूव कर रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो ये भी कहाँ पे होगा, ये भी होगा नेगेटिव साइड पे बेंड होगी इसकी भी नीडल। और ये भी बिकॉज परकिंजी फाइबर्स की वजह से इंफॉर्मेशन, तो ये बहुत फास्ट होगी लेकिन वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू एपेक्स। यहाँ पे सेल का नंबर एपेक्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो फिर ये है नेगेटिव साइड पे मौजूद एस वेव जो शो करती है वेंट्रिकुलर बेस की डीपोलराइजेशन को। और ये QRS जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए। और ये QRS कॉम्प्लेक्स जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या कंप्लीट हो जाता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इट मीन्स के वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुके होंगे तो यहाँ पे सारा चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो ये एक टाइम जब कंप्लीटली आपका हार्ट क्या हो चुका है, डीपोलराइज, और यहाँ पे पॉजिटिव वायर अटैच है आपकी, यहाँ पे नेगेटिव वायर, तो ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हो रहा है नेगेटिव के साथ, ना ही नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है वो मौजूद नहीं होता है। और ये पॉइंट कौन सा होता है, आइसोइलेक्ट्रिक, जब आपका हार्ट कंप्लीटली क्या हो जाता है, डीपोलराइज। तो ये है सेकेंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ये शो करता है कि इसको कंप्लीट डीपोलराइज्ड स्टेट को। तो अभी जब हम स्टार्टिंग पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो लास्ट पार्ट होता है डीपोलराइज, वो सबसे पहले क्या होता है, रीपोलराइज होता है और रिकवरी स्टेज में आता है। तो इट मीन्स कि जो रीपोलराइजेशन है, पॉजिटिव का रिप्लेस होना किसके साथ, नेगेटिव के साथ, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ से रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी कि नेगेटिव यहाँ से पहले, फिर यहाँ से इस साइड पे ट्रेवल करेंगे, तो नेगेटिव अगर नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा तो इन्फॉर्मेशन की डायरेक्शन होगी अपर साइड पे, और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, सेम चार्जेस सेम की तरफ जा रहे हैं, तो नीडल बैंड होती है किस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे। एंड जो रीपोलराइजेशन है हार्ट के केस में वो पोटाशियम चैनल्स के थ्रू नहीं होती है, वो होती है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। एंड ये जो चैनल्स हैं इनकी मूव करने की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, तो इसलिए जो रिकवरी के टाइम पे वोल्टेज होता है वो कम होता है, या उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू डीपोलराइजेशन के। इसलिए यहाँ पे जो वेव है वो इस तरह की शार्प नहीं होगी, बिकॉज जहाँ जहाँ पे हमने कहा था स्पीड बहुत तेज है क्योंकि बहुत क्विकली ट्रेवल कर रही है इंफॉर्मेशन, स्पेशली हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे QRS। लेकिन जो रिकवरी फेज है वो क्या है, बहुत स्लो हो रही है और वो कैल्शियम आयंस की वजह से हो रही है। तो इसलिए वेव हमने क्या रखनी है, ब्लंट रखनी है, शार्प नहीं रखनी है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की तरह। यहाँ पे भी हमने देख रहे हैं वेव आपने ब्लंट रखी है बिकॉज स्पीड क्या थी, बहुत स्लो थी। तो फिर ये जो लास्ट वेव आई है हमारे पास, ये क्या है, ये है टी वेव, और ये किसको शो करती है, ये शो करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत थिक है तो अगर उसके अंदर हमारा जो स्पीड है बहुत स्लो है तो एट्रियम की स्पीड इससे भी कम हो गई रिकवरी फेज में, तो इसलिए वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाता, उसको भी हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और ये लास्ट में एक और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब कंप्लीटली आपका हार्ट क्या हो चुका होगा, पोलराइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक वेव का नेम याद रखिएगा, वहाँ पे क्या इवेंट हो रहे हैं, और जो हमने पहले वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं कि ये डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन होगी, अपवर्ड होगी, वो भी आपने लाजमी मेंशन करने हैं। मल्टीपल वेव्स के दरमियान ये जो सेगमेंट्स हैं QT, ST एंड PR, इनको भी फिगर में मेंशन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, सो डैट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। ये कंप्लीट ECG के टॉपिक में आपका कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम।